नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, योग प्रशिक्षण कोर्स भाग 21 में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। ऊर्ध्व हस्तोत्तान आसन का अभ्यास आज हम करने वाले हैं। ऊर्ध्व हस्तोत्तान आसन। ऊर्ध्व हस्तोत्तान आसन का शब्दार्थ एवं नामकरण। ऊर्ध्व का अर्थ होता है ऊपर की तरफ, हस्त का तात्पर्य हाथ और उत्तान का खिंचाव या शरीर को तानना। इस आसन में दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खिंचाव देते हुए और थोड़ा पीछे की ओर झुकाव देने पर जो शरीर की आकृति बनती है उसे ऊर्ध्वतान आसन कहते हैं। और संस्कृत में इसका नामकरण है ऊर्ध्व हस्तोत्तानासनम, हिंदी में ऊर्ध्व हस्तोत्तान आसन और अंग्रेजी में रेज्ड आर्म स्ट्रेच पोज के नाम से इसे जाना जाता है। आसन क्रम देखिए एक बार। सबसे पहले एड़ी और पंजों को मिलाकर अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और हाथों को जंघाओं से स्पर्श कराकर रखें। पूरक यानी श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने से ऊपर की ओर उठाते जाएं और श्वास भरते जाएं और रेचक करके फिर संतुलन बनाते हैं। यानी बाजुओं के पास आने के बाद आप संतुलन बनाते हैं। धीरे से पीछे की ओर झुक जाएं श्वास छोड़ते हुए। ध्यान रहे कटी प्रदेश के ऊपरी भाग यानी कमर का जो श्रोणी प्रदेश है इसका ऊपरी भाग ही पीछे की ओर मुड़े, नीचे का हिस्सा लंब रूप बना रहे। इस तरह से आप ध्यान रखेंगे आसन करते समय। भूमि पर एड़ियों को स्पर्श करके रखें, एड़ियां न उठें, भूमि पर एड़ियां स्पर्श रहेगी और श्वास कुंभक की स्थिति में अथवा सामान्य रखें। पीछे की ओर गए तो बाह्य कुंभक करके आपने रखा या फिर आप सामान्य श्वास प्रश्वास कर सकते हैं। और पूरक करते हुए हाथों को सीधा करें, फिर श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को सीधा करें और नीचे लाकर सामान्य स्थिति में आ जाएं। कालावधि की बात करें, समय कितना समय से होल्ड करना है तो 10 से 30 सेकंड तक अथवा अपनी क्षमता के अनुसार ही इसे रोक करके रख सकते हैं। आसन का चित्र आप देख रहे हैं, सामने से है और आप चाहें हाथों को दूर रख सकते हैं और चाहें तो आप हाथों को नमस्कार स्थिति में भी पीछे की ओर लेकर जा सकते हैं। इस तरह से आपने आसन करते समय ध्यान रखना है। और प्रभाव देखेंगे, सबसे पहले शारीरिक स्तर पर इसका क्या प्रभाव है। कद वृद्धि, आपकी हाइट को बढ़ाने का कार्य करता है ये। रक्त संचार उत्तम होता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाता है। संधिवात रोग जो होता है उसमें लाभकारी, शरीर में अकड़न जो होती है वो भारीपन इससे निकलता है। भारीपन व आलस से समाप्त होना, शरीर में एक तंदुरुस्ती आती है, हल्कापन के साथ साथ शरीर में स्फूर्ति आने लगती है, आलस से चला जाता है अंगड़ाई जब इस तरह से लेते हैं तब। और एकाग्रता बढ़ना, आपकी एकाग्रता बढ़ेगी जब आप पीछे की ओर जाएं, कहीं गिर ना जाएं, बैलेंस बनाने की कोशिश, तो एक अवेयरनेस भी अपने आप में बढ़ने का कार्य करता है। सहनशीलता एवं धैर्य का विकास होना, सहनशीलता का अभिप्राय है जब आप पीछे की ओर झुकते हैं, पीछे की ओर जब जाते हैं तो आपके अंदर एक बलाबल रहता है कि फटाक बाहर निकलूं, पीछे पूरे बॉडी पर खिंचाव, आगे का बैलेंस, इस तरह से एक सहनशीलता और धैर्य का विकास अपने आप होने लगता है। और स्त्रियों के लिए अत्यंत ये लाभकारी माना जाता है, महिलाओं के लिए बहुत ही लाभकारी है। और शरीर की समस्त मांसपेशियां, हमारे पूरे शरीर की मांसपेशियां, चाहे कमर की है, फेफड़ों की, आगे स्टमक की है, पाँव की पिंडलियों के ऊपर की है, अगर सबकी पूरी मांसपेशियों में एक लचीलापन आता है और सुदृढ़ता आती है, मजबूत होने लगती है ये।
और इसके प्रभाव बहुत अहम, उदर से संबंधित दोष नष्ट होता है। उदर पेट यानी पूरा पाचन तंत्र के साथ साथ पूरा आपके सामने जो पेट है, नाभि के चारों तरफ के सारा हिस्सा, तो ये सारे के सारे इससे रोग नष्ट होने लगते हैं। यानी आपकी अमाशय के ऊपर भी आपका लीवर है, चाहे यकृत है हुआ, और फिर आपका गाल ब्लैडर जिससे पित्ताशय है, अग्नाशय है, पेनक्रियाज हुआ, लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन, इन सब के ऊपर एक पॉजिटिव प्रभाव इसका पड़ता है, जिससे अंदरूनी जो उनके कार्य हैं, उनके अपने जो भी वो कार्य करते हैं वो अच्छा कार्य करते हैं। पृष्ठभाग, कमर का पूरी मांसपेशियां पृष्ठभाग का और उदर का मोटापा इससे कम होता है। और पक्षाघात, जिनको पैरालिसिस, जिनको लकवा जिनको आ गया है, पक्षाघात, कमर दर्द, उरोवेदना और घुटनों में दर्द आदि में विशेष उपयोगी है। मान लीजिए किसी को पक्षाघात एक तरफ आया तो उसको ताड़ासन की एक स्थिति में ले जा करके हाथों को एक सहयोग दे करके खिंचाव दिलाना, उसका खिंचाव दिलाने से उस दोनों में एक तरफा जो न्यूनता आ गई है किसी कारणवशात, तो वो एक बैलेंस बनता है उसका। और दूसरा, इससे ब्रेन एक्टिव होता है, ब्रेन का दायां बायां जो नर्व है वो एक्टिव होती, जिससे समान रूप में दोनों कार्य करने लगते हैं। तो पक्षाघात और कमर दर्द में विशेष लाभकारी इसलिए है कि कमर का रीढ़ की हड्डी का आपस में घुस जाना, बीच में इनका वर्टिब्रास का आपस में बैठ जाना, तो ये जब खिंचाव देते हैं तो अपने आप में मन के जो है आपकी पूरे के पूरे खिंचाव में सीधे होने लगते हैं। उरोवेदना, आपकी साइटिका, आपका पूरा साइटिका नर्व इससे एक्टिव होता है। घुटनों में दर्द, कुल मिलाकर के ये आसन बहुत ही लाभकारी है और सरल भी है। फेफड़ों का विशेष खिंचाव पड़ता है। जब आप लंग्स कैपेसिटी देखते होंगे इसमें, आपका जैसे ही आप पीछे गए आपके फेफड़ों को पूरा खिंचाव, आपके पूरे के पूरे 12 की 12 जोड़ियां जो है रिब्स की पूरी खुलती हैं, जिससे आपका श्वसन तंत्र भी मजबूत होने लगता है। सीना चौड़ा होगा, श्वसन क्षमता में वृद्धि होगी। तो ये जैसे श्वसन क्रिया बढ़ेगी तो आपका रक्त संचार भी अच्छा हो जाएगा। तो कहने का अभिप्राय है ये आसन बहुत ही लाभकारी रहने वाला है। मानसिक स्तर पर ये कार्य कैसे करता है? प्रमाद, मन का आलस्य और तनाव को दूर करता है। ये तनाव को, जो भी कार्य का लोड वर्क जो होता है उससे जो आपका तनाव बनता है, खिंचाव बनता है शरीर के अंदर, रात्रि को निद्रा में तकलीफ होती है, विचार चलते रहते हैं, मन परेशान होता है, तो ऐसी स्थिति में ये आसन बहुत ही लाभकारी होता है। शरीर और मन की एकाग्रता बढ़ाता है। शरीर के साथ मन की भी एकाग्रता ये बढ़ाता है। मैंने पहले ही बताया, बैलेंस बनाने का कार्य, बैलेंस आसन, जब थोड़ा पीछे झुकेंगे तो मन पर इसका पॉजिटिव प्रभाव पड़ने लगता है। और विद्यार्थियों के लिए उत्तम अभ्यास है, विद्यार्थियों के लिए उत्तम अभ्यास हुआ। और आध्यात्मिक स्तर पर देखें तो नाड़ियों का शोधन होता है इससे, क्योंकि लंग्स कैपेसिटी आपकी अच्छी होगी तो आपका श्वसन तंत्र बड़ा होगा और आपका नाड़ियां भी, और साथ में रीढ़ की हड्डी का मजबूती मिलने से नर्व सिस्टम जो आपका स्पाइनल कॉर्ड का वो भी एक्टिव होता है, और ईड़ा और पिंगला का स्वर उचित कार्य करने लगता है। यानी आपका पूरा स्पाइनल कॉर्ड से निकलता हुआ ईड़ा पिंगला जो नर्व है वो एक्टिव होगी, श्वसन तंत्र भी मजबूत होगा। और मांसपेशियों पर इसका प्रभाव आप देख सकते हैं। जैसे जैसे आप पीछे झुके, पूरा लंग्स कैपेसिटी, फेफड़ों के ऊपर, पृष्ठभाग के ऊपर, अपर थाइज, और ये पूरा साइटिका नर्व, और हाथों की कानों के जब बाजू स्पर्श कराते हैं तो पूरे हाथों की बाजुओं पर खिंचाव आता है। तो कहने का सीधा आप स्पष्टता से नज़र भी आ रहा है, समझ में भी आ रहा होगा आपको, ये इसका प्रभाव पूरा शरीर पर किस तरह से पड़ रहा है। और चक्रों पर प्रभाव देखिए, मूलाधार से सहस्रार चक्र तक समस्त चक्रों पर प्रभाव पड़ता है। मूलाधार से लेकर के, यानी मूलाधार सबसे पहले है, फिर देखें स्वादिष्ठान चक्र आता है, मणिपुर चक्र है, अनाहत चक्र है, विशुद्ध चक्र है, और आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र अंतिम में। इनके इंग्लिश में आप नाम भी याद कर सकते हैं। रूट जो है, स्क्रेल है, सोलर प्लेक्सस है, आपका हार्ट है, थोट है, और थर्ड आई को आज्ञा चक्र बोलते हैं, क्रोन हेड ऑफ हेड जो आपका सहस्रार चक्र है। इस तरह से पूरे चक्रों पर इसका पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। ग्रंथियों पर प्रभाव की बात करें
तो पीयूष से लेकर के पौरुष ग्रंथि यानी समस्त, जैसे चक्रों पर प्रभाव पड़ता है वैसे ही पूरे शरीर पर इसका प्रभाव पड़ता है। परंतु अधिवृक्क यानी एड्रिनल ग्लैंड जो रहती है, और अवटु और परावटु आपकी थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथियों पर इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। जैसे आप गर्दन पीछे की ओर झुकाते हैं और आप कटी प्रदेश से पीछे की ओर जब झुकते हैं तो आपका पूरा का पूरा नाभि के नीचे के संस्थान पर यानी आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर, आपका स्वादिष्ठान चक्र के ऊपर विशेष प्रभाव देखने को मिलता है। तो आप सब ये ध्यान रखना है, ग्रंथियों के नाम आप क्रमशः याद रखिए, चक्रों के नाम याद रखिए। आसन जब भी आप कराते हैं तो इनका भी ध्यान देना जरूरी है। आसन से पहले क्या करें, कौन से अभ्यास हम करें, तो जैसे है स्कंद संचालन और दूसरा है ताड़ासन। ताड़ासन पहले सरलता से करेंगे। ताड़ासन से आपकी बाजुओं में अकड़न जकड़न जो भी आपके शरीर के एक समता बनेगी और उसके बाद आप पीछे का झुकने का अभ्यास कर सकते हैं। दूसरा है आसनों के बाद हम क्या करें, वक्षस्थल शक्ति विकासक, छाती के अभ्यास करना जरूरी है क्यों लंग्स आपका खिंचाव पड़ा है तो वो भी, और कटी संचालन क्रिया और अर्धकटी चक्रासन। अर्धकटी चक्रासन का साइड वाला अभ्यास आप इसके बाद कर सकते हैं। तो ये आसन से पूर्व और आसन के बाद के अभ्यास भी आपको याद रखने हैं। और इसी के साथ सावधानियाँ, जिन विद्यार्थियों को चक्कर आए वे न करें अथवा क्षमता के अनुसार करें। चक्कर आने पर वो पीछे जैसे बैलेंस कैसे बनाएगा, तो आप खुद सोचिए, वो गिर सकता है, कभी कभार भी आए। तो ऐसी स्थिति में पहले वो ताड़ासन का अभ्यास करना सीखे, अच्छे से बैलेंस बनाए, और ऊर्ध्व उत्तान आसन की स्थिति बाद में। और उसके बाद सिर दर्द, जिनका सिर दर्द रहता है, उच्च रक्तचाप रहता है, निम्न लो बीपी है, गर्भवती महिलाओं के लिए ये अभ्यास मना किया गया है, उन सबको ये नहीं करना। और इसी के साथ साथ ज़्यादा आयु के व्यक्ति सावधानी से अभ्यास करें। बड़ी उम्र के व्यक्ति हैं तो उनको पहले कभी हुआ नहीं, यानी उनका बीपी का नॉर्मल चल रहा है, चक्कर कभी आया नहीं, पर ऐसी स्थितियों में कभी हो सकता है अचानक, क्योंकि अवस्था के अनुसार पहला भी चांस उस दिन बन जाए। तो ऐसी स्थिति में तो उनको भी थोड़ा सा सामान्यतः बलाबल का ध्यान रखते हुए उनका अभ्यास करवाना है। दूसरा है चक्कर का, मैंने कह ही दिया है, गर्भवती महिलाओं के लिए ये विशेष रूप से निषेध किया गया है जिससे बैलेंस न बने। और विशेष बातों में ये है, पाँव के घुटनों को खींच कर रखें। जैसे ही आप ये करते हैं पाँव के घुटने आपके खींचे रहेंगे, नितंब संकुचित करेगा, यानी आपका बटक्स जो है, हिप्स, वो आपके संकुचन अवस्था में रहेंगे। पेट को अंदर खींचकर, पेट को अंदर आपने खींच के रखना, और वक्षस्थल को, छाती को फुला कर रखना, गर्दन थोड़ा पीछे झुका देना है और दृष्टि ऊपर रखने का प्रयत्न करें। आसमान ऊपर की ओर देखना है, नीचे नहीं देखना, आंखें नहीं बंद करनी। ध्यान रहे आप पूरा ये सब इन विशेष बातों का ध्यान रखना है। फिर दोनों भुजाएं कानों से स्पर्श करके रखें। ये हमारी गलती होती है, तो कानों के भुजाएं भी स्पर्श करा के रखनी है, इनको अलग नहीं करना, दूर नहीं करना। अंतिम जो सावधानी है, दोनों पाँव पर शरीर का भार सामान्य रखें, ऐसा ना हो कि एक तरफा हो। और ध्यान रहे जब आप करते हैं तो नीचे भूमि समतल रहे, झुकाव ढलान पीछे की ओर झुकी वाली जमीन न हो, अन्यथा शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ता है, एक तरफा बल खिंचाव ज़्यादा पड़ता है। इसलिए इक्वल बैलेंस आपका सरफेस पूरा भूमि पर समानांतर समतल भूमि होनी चाहिए। इसी के साथ आप सबका ये एक विधि का प्रकरण कंप्लीट हुआ। आगे हम वीडियो देखेंगे। ऊर्ध्व हस्तोत्तानासन को अब हम ध्यान से देखेंगे वीडियो के माध्यम से। सर्वप्रथम आप समस्थिति में खड़े हो जाना, हाथ पांव एड़ियां मिला करके। फिर क्या करना, धीमी धीमी गति से श्वास भरते हुए अपने आगे से हाथों को ऊपर लेकर जाना है। धीरे धीरे हाथों को एक बार विराम दिया, फिर यहीं से धीरे धीरे और श्वास भरते हुए अपने हाथों को इतना ऊपर लेके जाएं कि दोनों हाथ आपके कानों के स्पर्श हो जाए। स्पर्श होने के बाद एक बार खूब इनको ऊपर की ओर खींचिए, तानिए, और फिर श्वास छोड़ते हुए धीमे धीमी गति से आप पीछे की ओर झुकेंगे। ध्यान देना कमर के ऊपरी ही सिरा पीछे की ओर झुकाव देगा, घुटने न मुड़ें आपके। जब वापस आए श्वास भरते हुए
धीरे धीरे आप सीधे होंगे, हाथों को आप खींच सकते हैं। और एक दूसरा प्रकार बनता है अपने नमस्कार मुद्रा में भी आप पीछे की ओर जाएं प्रारंभ में, ताकि जिनका कंधों में तनाव झुकाव न हो पाए बराबर, तो वो हाथों को नमस्कार मुद्रा में भी पीछे जा सकते हैं। और हथेलियाँ फिर बाहर की तरफ करके सामने की ओर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आप वापस से अपनी सामान्य स्थिति में आएंगे। तो इस बात का ध्यान रखना, कार्य आसन को करते समय जल्दबाजी नहीं करनी, समय का ध्यान रखें, क्रमबद्धता और लयबद्धता ये तीनों आपके आसन में दिखने चाहिए। इसी के साथ ये आपका अभ्यास पूर्ण हुआ, आप शिथिल हो सकते हैं। ऊर्ध्व उत्तान आसन के बारे में अब हम जानेंगे कुछ विशेष बातें जिसे हमें ध्यान रखना है। ये थोड़ा पहला का पिक्चर अलग हो गया। इसमें आपने क्या करना, सबसे पहले एक समस्थिति में आपने आकर के खड़ना है। समस्थिति में यानी दोनों अपने हाथ जो होंगे ये यहाँ थाइस के पास स्पर्श रहेंगे और उस स्थिति में आकर के खड़ना। एड़ी पंजे आप मिलाकर रख सकते हैं। और यदि आपका संतुलन नहीं बनता तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा अंतर यानी 4 अंगुल का आधा फीट का अंतर आप पाँव में ले सकते हैं। ध्यान रहे कंधों से ज़्यादा पाँव में अंतर नहीं लेना। और दूसरा ध्यान ये रखना कि जितना अंतर पाँव के पंजों में होता है उतना ही अंतर आपकी पाँव की एड़ियों में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एड़ियाँ पीछे मिली हुई हैं, पंजे खुले हुए हैं, ये थोड़ा विशेष आपने ध्यान देना है। और फिर 2 कहने पर जो आपकी स्थिति यही जो आपके सामने थी ये आपको बना के रखना। और श्वास भरते हुए फिर क्या है कि दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर की ओर खींचना, श्वास भरते ऊपर की ओर खींचना। और पेट आपका अंदर की तरफ दबा रहेगा। और कटी प्रदेश जो कमर का जो हिस्सा है यहाँ से ध्यान देना भी। और फिर श्वास छोड़ते हुए आपने पीछे की ओर जाना, यानी कमर जो ये है इससे नीचे का जो हिस्सा है वो आपका सीधा रहेगा, यहाँ से बेंड नहीं होने देना घुटनों को। और बाजुएं जो हैं आप देखिए कान के स्पर्श रहेंगी, हाथ एक दूसरे से बाहर ना निकलें, बराबर रहेंगे। इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। और हो सकता है तो आप यदि आपके हाथ बैलेंस नहीं बना पा रहे तो आप नमस्कार स्थिति में हाथ जोड़ करके भी ये अभ्यास कर सकते हैं, ठीक। और उसके बाद क्या करेंगे, धीरे धीरे वापस आना है, श्वास भरते हुए सीधे होना, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे और धीमी गति से। ये आपकी समस्थिति हुई। इसी को एक बार सामने से एक बार देख लीजिए, चित्रों को सामने ऐसे खड़ना है, एड़ी पंजे आपके मिले हुए हैं और यहाँ ये ध्यान देना एड़ी पंजे मिले हुए हैं और कमर सीधी। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर किया, श्वास और भरते हुए पूरा बाजुएं कान के स्पर्श हैं, हथेलियाँ सामने की ओर, सिर का जो गैप है उतना ही अंतर आपने हाथों के बीच में रखना, ठीक, ज़्यादा नहीं होने देना। और उसके बाद श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर आपने लेके जाना है, श्वास भरते ऊपर आए, श्वास छोड़ते हुए फिर हाथ धीरे धीरे आपने नीचे लेकर के आना है। ये आपका सामान्य स्थिति हुआ। इसमें अलग कुछ नहीं है, विशेष नहीं है। ताड़ासन का जो हमने पहले पूर्व में किया अभ्यास उसी भांति है। विशेष बातें इतना है, पीछे जाते वक्त आपने थोड़ा ध्यान रखना है, चक्कर वक्कर जब आए तो उसमें नहीं करना। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।